हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। जंप फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का ग्रांट वेलकम है, हार्दिक स्वागत है। टॉपिक आप देख ही पा रहे होंगे, काफी जबरदस्त टॉपिक रहने वाला आज। जेपीएससी जेट पेपर 2 इतिहास जिस किसी का है उसके लिए बहुत ही जरूरी क्लासेस चल रही है जंप फाइटर नंबर 1 पे। और आज हम लोग देखेंगे भारतीय इतिहास का टर्निंग पॉइंट। जी हाँ, जिसने भारतीय इतिहास को बदल दिया, भारतीय भूगोल को बदल दिया। जी हाँ, अगर ये घटना नहीं होती तो भारत का इतिहास कुछ और होता, भारत का भूगोल कुछ और होता। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम आज मोहम्मद गौरी के भारत अटैक, और जिसने तराइन के युद्ध के बाद भारत के इतिहास को बदल दिया। भारत में इस्लामिक सत्ता की पहली बार सुदृढ़ स्थापना हुई और यहां से भारत का इतिहास बदल गया, भारत का भूगोल बदल गया। उस समय भारत की जो प्रशासनिक नीति थी और फिर से जो नीति आई इस्लामिक सत्ता दिल्ली सल्तनत के फेज में, उसने पूरी स्ट्रक्चर को बदल दिया, पूरे कल्चर को बदल दिया, पूरी तरह भारतीय इतिहास को कह सकते हैं बदल कर रख दिया। और इसीलिए इसको कहते हैं भारतीय इतिहास का टर्निंग पॉइंट। जी हाँ, आज हम लोग मोहम्मद गौरी के बारे में ए टू जेड जानेंगे। इसके साथ ही आपको ये भी बता दूं कि अगर आप जेपीएससी जेट की तैयारी कर रहे हैं, आपका पेपर 2 में इतिहास है, इतिहास के लिए जबरदस्त क्लासेस, जिस प्रकार मेरा जेआरएफ का सफर रहा है उसी तरह आपके सफर को भी बनाएंगे। और इसके लिए एग्जाम फाइटर नंबर 1 हमारे ऐप पे क्लासेस चल रही है। कहां पे चल रही है? ऐप पर। एग्जाम फाइटर नंबर 1 ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है गूगल प्ले स्टोर से, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है अपने ऐप का। उस ऐप को के लिंक को क्लिक करना है, ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। वहां पर जेपीएससी जेट पेपर 2 की क्लासेस चल रही है, जहां पे आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस सेट, एवरीथिंग मिलने वाला है। यानी कह सकते हैं कि जेट में एक सीट आपकी पक्की रहेगी। जो 6% रिजल्ट आना है जेट का, एक सीट आपके लिए बुक हो जाएगा। इसके लिए आज ही जुड़े एग्जाम फाइटर नंबर 1 से। वहां क्लासेस चल रही है, आपको नोट्स भी मिलेगा, वीडियो लेक्चर्स भी मिलेगा, प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा साथ में। चलिए अब हम लोग आते हैं आज के क्लास पर, और फिर से हम लोग बात करेंगे कि आगे उस क्लास के को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, पूरा किस प्रकार आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। जेपीएससी जेट पेपर 2 इतिहास के कंप्लीट बैच में आप किस प्रकार आ सकते हैं, और किस प्रकार जेपीएससी के द्वारा जो कि 18 सालों के बाद ये विज्ञापन आया जेट का, उसमें आप 100% सफल हो सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे मोहम्मद गौरी का आक्रमण और उसका पूरा जो सीक्वेंस है, एक एक सीक्वेंस को देखेंगे। मोहम्मद गौरी का भी थोड़ा बहुत इतिहास जानेंगे। तो मोहम्मद गौरी से जुड़ा हुआ ये इंपॉर्टेंट सेशन है, जहां पे हम लोग स्टार्टिंग से देखेंगे उसका जो ईरान में, अफगानिस्तान में जो उसका इलाका था गौर साम्राज्य का, उसको देखते हुए फिर हम लोग भारतीय दृष्टिकोण को भी देखेंगे और भारत में क्यों सफल हुआ। और फिर इंपॉर्टेंट जो वॉर है, चाहे वो तराइन का फर्स्ट वॉर हो, तराइन का सेकेंड वॉर हो, या फिर चंदावर का वॉर हो, इन सभी को देखेंगे एक एक करके। तो देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसमें क्या था। ये 12वीं सदी की बात है, ठीक है। ये बात कब है? 12वीं सदी की, 12वीं सदी की बात है। 12वीं सदी की का उत्तरार्ध, 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध यानी खत्म होने वाला था, 12वीं सदी खत्म होने वाला था, उस दौर की बात है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भारत का क्या था? उस समय भारत में राजपूतों का राज्य था, और आपको पता है राजपूतों का जो राज्य था, यहाँ पर कुछ केंद्रीय सत्ता नहीं थी, सत्ता हुई केंद्रीकृत थी। छोटे छोटे राजवंश यहाँ पर राज करते थे, और उन राजवंशों में भी आपसी यूनिटी नहीं थी। वो आपस में एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करते, लड़ते रहते थे, ठीक है। एक दूसरे से ईर्ष्या भाव रखते थे, यानी आपस में यूनिटी नहीं थी, ठीक है। डिसयूनिटी का यहाँ पर माहौल था, और ये भारत का उस समय का बैकग्राउंड था। और इसी का फायदा मोहम्मद गौरी को मिला, ठीक है। मोहम्मद गौरी को मिला इसी का फायदा। इसको कुछ अगर पॉइंट में देखें तो पॉइंट वाइज हम लोग इसको दे सकते हैं कि भारत का उस समय राजनीतिक स्थिति क्या था। साथ में देखिए उस समय जो भारत का राजनीतिक स्थिति था उसको पहले समझिए। उस समय भारत का राजनीतिक स्थिति यही था कि यहाँ पर कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, कोई भी एक सत्ता पूरे भारत पे जो रूल्स करे ऐसा पावर यहाँ पर नहीं था। और जो अलग अलग राजवंश थे, राजपूत राजवंश, आपस में लड़ते रहते थे, लड़ते झगड़ते थे, जिससे कि इसके कारण क्या हुआ, भारत की जो सीमाओं की सुरक्षा थी ना, वो कमजोर थी। यही स्थिति विदेशी आक्रमणकारियों
पहले महमूद गजनवी और अब मोहम्मद गोरी के लिए अनुकूल रही और ये भारत में सफल रहे। ये भारत का बैकग्राउंड था। अब हमने भारत के दृष्टिकोण से देख लिया, अब हम लोग मोहम्मद गोरी के का इंट्रोडक्शन लेंगे। आखिर मोहम्मद गोरी की क्या स्थिति थी? तो गोरी भी बहुत अच्छा स्थिति में नहीं था। वहां जो उसका राज्य था वहां से उसे खदेड़ा गया था, एक प्रकार से कह सकते हैं। अब हम लोग मोहम्मद गोरी का इंट्रोडक्शन लेंगे। पूरा नाम कभी कभी पूछा जाता है, शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम। पूरा नाम था इसका शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम। इसका उपनाम था जिसको निकनेम बोलते हैं, मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी इसका उपनाम था। वंश क्या था? कभी कभी इसका डायनेस्टी पूछा जाता है, तो गौरी वंश। मोहम्मद गोरी नाम था, इसका वंश भी था गौरी वंश। राजधानी इसकी कहां थी? कहां के थे? ये थे अफगानिस्तान के। ये मूल रूप से थे अफगानिस्तान के, हालांकि इसका राज्य का कुछ इलाका ईरान में भी पड़ता है, लेकिन अधिकतर इसका जो था अफगानिस्तान में थे। इसकी राजधानी थी गौर। इसका साम्राज्य का नाम भी था गौर साम्राज्य। ठीक है, इसका साम्राज्य का नाम क्या था? गौर साम्राज्य। तो मोहम्मद गजनवी के विपरीत यहाँ गोरी जो थे ना, मोहम्मद गजनवी इसके पहले जिसने अटैक किया था इंडिया पर, 17 टाइम्स अटैक किया था। उनका लक्ष्य क्या था? इंडिया से धन, इंडिया से वेल्थ कलेक्ट करना और मध्य एशिया में साम्राज्य का विस्तार करना, इसका लक्ष्य था मोहम्मद गजनवी का। लेकिन उसके विपरीत अपोजिट गोरी का उद्देश्य केवल धन लूटना नहीं था। धन लूटना तो था, लेकिन सिर्फ धन लूटना नहीं था, बल्कि भारत में राज्य का विस्तार करना और यहाँ पर फिर शासन करना, ये इसका मेन उद्देश्य था। जबकि मोहम्मद गजनी का क्या उद्देश्य था? कि यहाँ से पैसा लूटना है और जाके मध्य एशिया में साम्राज्य का विस्तार करना है। जबकि मोहम्मद गोरी का क्या था? विस्तार करेंगे और यहाँ शासन भी करेंगे और धन तो मिलेगा ही मिलेगा, वो उसका सेकेंडरी था। लेकिन प्राइमरी था यहाँ पर साम्राज्य का विस्तार करना। ठीक है, अगर इसके उद्देश्य को, ऑब्जेक्टिव को अलग अलग हम लोग स्टेप्स वाइज देखेंगे, पॉइंट सेक्शन बांट के देखेंगे, और राजनीतिक उद्देश्य क्या था, आर्थिक उद्देश्य क्या था, उस प्रकार से भी देख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा साथियों। मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? कौन कौन सा? पहले हम लोग राजनीतिक उद्देश्य को देखते हैं। इसका जो पॉलिटिकल गोल था वो क्या था? मैंने पहले कहा, ये चाहते थे भारत में इस्लामिक सत्ता की स्थापना। ये बस लूट उठ के जाना नहीं चाहते थे कि लूट लिए चले गए, ये इनका गोल नहीं था। यहाँ पर इस्लामिक शासन की स्थापना चाहते थे और इसके लिए राजपूत शक्तियों को पराजित करना चाहते थे। ये इनका राजनीतिक उद्देश्य था। अगर सामरिक उद्देश्य की बात करें तो सामरिक उद्देश्य यहाँ पर यह था, आपको पता है कि इनका जो मोहम्मद गोरी था, वहां अफगानिस्तान में और ईरान में जो इनका विस्तार था, वहां पे खुरासान साम्राज्य था। ठीक है, ख्वारिज्म साम्राज्य, उनसे गौर वंश का संघर्ष चलता था। ख्वारिज्म साम्राज्य और गौर साम्राज्य के बीच आपस में युद्ध की स्थिति बनी रहती थी और वहां गौर साम्राज्य पिछड़ रहा था। तो गौर साम्राज्य जब वह पिछड़ रहा था तो, और जब बचने का रास्ता इसे नहीं मिला तो इसने भारत की ओर रुख किया। यानी सामरिक रूप से उसे लगता था कि भारत अगर हम पहुंच जाए तो वहां पे ख्वारिज्म साम्राज्य का अटैक भी नहीं होगा और दूसरा हम अपनी स्थिति को मजबूत कर पाएंगे, अपने साम्राज्य को विस्तार कर पाएंगे। तो ख्वारिज्म साम्राज्य के डर से अपने आप को सुरक्षित स्थान पर गौर साम्राज्य का विस्तार के लिए मोहम्मद गोरी ने भारत का रुख किया। ये इसका सामरिक उद्देश्य था, ताकि भारत तक साम्राज्य स्थापित हो सके, खुरासान से भारत तक उसके साम्राज्य का विस्तार हो सके और प्रमुख व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण हो। आपको पता है भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत है, तीनों तरफ आपको समुद्र से घिरा हुआ है ना, यानी व्यापार के दृष्टिकोण से ये जो इलाका है था भारत काफी इंपॉर्टेंट था। ये चाहते थे कि व्यापारिक मार्गों पर हमारा नियंत्रण रहे। अगर हम धार्मिक उद्देश्य को देखेंगे, हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है धार्मिक उद्देश्य, लेकिन ये भी एक युद्ध में अपने जो मुस्लिम सेना थे, उनके सेनापति थे, उनमें जोश भरने के लिए धार्मिक उन्माद का भी ये लोग सहारा लेते थे, है ना। मोहम्मद गजनवी ने भी इस प्रकार का सहारा लिया था, मूर्ति भंजक की उपाधि जान की थी। तो धार्मिक उद्देश्य क्या था? इस्लाम का प्रसार करना, भारत में इस्लाम का प्रसार करना। हालांकि मुख्य उद्देश्य सत्ता था, याद रखिएगा, मुख्य उद्देश्य क्या था? सत्ता ही था। लेकिन ये एक प्रकार से लोगों का सेंटीमेंट जगाने के लिए
सहानुभूति पाने के लिए ये क्या करते थे, यहाँ पर कहते थे कि हम लोग यहाँ पर जो हमारा उद्देश्य है इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना करना, ताकि धार्मिक उन्माद में जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनका भरपूर साथ दी। ये इसका धार्मिक उद्देश्य था। अब इनके एक एक आक्रमण को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला आक्रमण जो हुआ था वो हुआ था इसका मुल्तान और उच्च में। महमूद गोरी का पहला आक्रमण भारत में कहाँ हुआ था, मुल्तान और उच्च में। ये प्रश्न आता है, मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण कहाँ हुआ था, मुल्तान एवं उच्च में, दोनों में कोई रहे, मुल्तान या उच्च चलेगा, एक ही बार अटैक किया था। ये समय था 1175 और 76 का। भारत में गोरी का पहला आक्रमण, भारत में गोरी का पहला आक्रमण मुल्तान। यहाँ पर मुस्लिम ही शासक थे, जिसको करामती सिया कहते थे, मुस्लिम शासक ही थे। अगर ये सोचिए, अगर ये धार्मिक रूप से धर्म को बेस बनाकर अगर ये यहाँ आते तो फिर यहाँ भी तो मुस्लिम सत्ता थी, इससे लड़ने की क्या जरूरत थी। इस्लामिक सत्ता तो स्थापित है, और क्या स्थापित करेंगे आप, लेकिन उसको भी हराया। लेकिन इस्लामिक सत्ता नहीं बल्कि राजनीतिक सत्ता स्थापित करना था इनका अपना। तो करामती सिया शासकों को पराजित किया, कहां पर, मुल्तान और उच्च में, और यहाँ पर इस्लामिक सत्ता की नींव पड़ गई, इस्लामिक सत्ता की नींव पड़ी। और एक प्रकार से यह जो आक्रमण किया मुल्तान उच्च पर, भविष्य के आक्रमणों के लिए आधार का काम किया, बेस का काम किया, ताकि यहां से फिर अन्य जगहों पर अभियान किया जाए। इनका मनोबल बढ़ा। अब इसने गुजरात पर अटैक कर दिया, है ना, गुजरात अभियान की ओर निकल पड़े, गुजरात कैंपेन, ठीक है। और यहाँ पर कयादार युद्ध हुआ, युद्ध का नाम है गुजरात अभियान में कौन सा युद्ध हुआ, कयादार युद्ध हुआ। और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की पराजय हुई, मोहम्मद गोरी की पराजय हुई। किसने हराया, भीमदेव द्वितीय सोलंकी वंश के शासक थे गुजरात के, इसने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया। और यह मोहम्मद गोरी की भारत में पहली पराजय थी, प्रथम पराजय। ऐसा नहीं कि मोहम्मद गोरी अजय था, पराजय नहीं हो, ये बार बार संघर्ष करते रहे और अंततः ये जीते। लेकिन देखिए आप, पराजित इनको किया गया, किसने, सोलंकी वंश के शासक भीमदेव द्वितीय ने। किस युद्ध में, तो कयादार के युद्ध में 1178 ईस्वी में इसको पराजित किया, गोरी की पराजय हुई। इसका कारण क्या था कि इनको गुजरात के बारे में विशेष जानकारी नहीं था, और यहाँ पर इसने का देखेंगे कौन से कारण रहे। देखिए रेगिस्तानी क्षेत्र था, इनको इसका व्यापक अनुभव था नहीं, इसके कारण इसकी हार हुई। और बाद में ये भी जानते हैं कि आपको इनको राजपूत शासकों का संयुक्त शक्ति के द्वारा समर्थन मिला था, सोलंकी वंश को राजपूतों की सेना का मदद मिला था। लंबी सप्लाई लाइन बन गई थी राजपूतों की, क्योंकि जब बहुत सारे राजपूत वंश आपस में मिल गए तो उस समय इसको जो चैन था ना, जिस प्रकार मिला सप्लाई चैन, जबकि गौरी को नहीं मिल पाया, इसलिए गौरी पराजित हुए। इस हार से गौरी ने सीखा कि भारत को जीतने के लिए उत्तर पश्चिम मार्ग ज्यादा सुरक्षित है। इसने क्या समझ लिया कि हमको उत्तर पश्चिम मार्ग की ओर ही ज्यादा फोकस करना चाहिए, इधर हम जीत नहीं पाएंगे। इनको समझ में आ गया कि हम यहाँ से जीत नहीं पाएंगे। अब ये आगे की रणनीति तय करने लगे, और अब इसने क्या किया, लाहौर को जीता। अब 1186 में फिर इसने किसको जीता, लाहौर को जीता। और लाहौर में गजनी वंश का शासन करता था, लाहौर को जीता 1186 में। और लाहौर में मोहम्मद गजनवी के ही क्षत्रप थे वहां पर, और गजनी वंश के अंतिम शासक का नाम था खुसरो मलिक। खुसरो मलिक थे लाहौर के शासक। खुसरो मलिक कहाँ के शासक थे, लाहौर की। और ये किस वंश के थे, तो गजनी, मोहम्मद गजनवी का वंश का था। खुसरो मलिक को पराजित किया, और इस प्रकार गजनवी वंश का लाहौर से खात्मा किया, और वहां पर गौर वंश की इसने स्थापना कर दी। इस प्रकार कह सकते हैं कि गोरी का पंजाब जीतने का जो उनका सपना था, और पंजाब पर उसने पूर्ण नियंत्रण बना लिया, पंजाब पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया लाहौर विजय के साथ ही। अब इसके बाद भारतीय इतिहास को बदलने वाला और सबसे बड़ा बैटल जो इसने लड़ा वो था तराइन का युद्ध। और तराइन का युद्ध लड़ा किसके खिलाफ, पृथ्वीराज चौहान, जो कि दिल्ली और अजमेर के क्षेत्र के शासक थे, उसके खिलाफ इसने युद्ध लड़ी। तराइन का युद्ध इसको कहा जाता है फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। कब हुआ, 1191 ईस्वी में। किसके खिलाफ, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के खिलाफ। और इस युद्ध में भी मोहम्मद गोरी की हार हुई। लेकिन कहते हैं ना, असफलता ही सफलता की जननी होती है। हार से अगर आप सीख जाते हैं ना,
तो फिर एक दिन आप जीतेंगे। तो मोहम्मद गौरी ने वही किया। इस हार से उसने सीखा, अपने आप को मजबूत किया। जिस प्रकार आप अगर किसी एक एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो निराश हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, नहीं, हमें कहाँ कमजोरी है उसको फाइंड आउट करना है और अगले एग्जाम की तैयारी में लग जानी चाहिए आपको। वही यहाँ पर मोहम्मद गौरी ने किया। तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि बहुत भयंकर युद्ध था, यहाँ पर राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान और गौरी वंश के शासक मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ। इसमें मोहम्मद गौरी की पराजय हुई। ठीक है, इस युद्ध से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को जान लीजिए। युद्ध कब हुआ? तो 1191 ईस्वी में हुआ। युद्ध कब हुआ? 1191 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? तराइन में हुआ। और अगर देखा जाए तराइन कहाँ था, तो वर्तमान जो हरियाणा है के थानेश्वर के पास ये जगह है। वर्तमान हरियाणा के थानेश्वर के पास। किस शासकों के बीच? तो पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज चौहान कौन थे? दिल्ली अजमेर क्षेत्र के राजपूत शासक थे, चौहान वंश के। जबकि मोहम्मद गौरी गौर साम्राज्य के शासक थे, जो कि अफगानिस्तान के थे। दोनों के बीच युद्ध हुआ। अब इस युद्ध का परिणाम को भी समझिए, किस प्रकार परिणाम था। ये युद्ध का परिणाम देखिए, पृथ्वीराज चौहान की शानदार जीत हुई और मोहम्मद गौरी की भयंकर पराजय हुई, शर्मनाक पराजय हुई। पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को बुरी तरह परास्त तो किया, ठीक है, और ये घायल हुए। लेकिन जो कहते हैं ना, भारतीय थोड़ा उदार होते हैं, वही उदारता का परिचय उसने दिया और क्या कर दिया, इसको छोड़ दिया। जब वो घायल हुए ना, है ना, इसने अपनी हार मान ली तो इसको जीवित छोड़ दिया। और ये जो है ना, ऐतिहासिक भूल सिद्ध हुई। यही जो उसे जीवित छोड़ दिया ना, ये ऐतिहासिक भूल हुई। यही पृथ्वीराज चौहान अगर इस दिन मोहम्मद गौरी की हत्या कर देते तो भारत का इतिहास कुछ और होता। भारत में इस्लामिक सत्ता की स्थापना नहीं हो पाती उस दौर में। इसीलिए इसको भारतीय इतिहास का टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। और यही पृथ्वीराज चौहान की बहुत बड़ी भूल थी, भयानक भूल थी। कह सकते हैं कि ऐसा भूल कभी भी किसी भी शासक को नहीं करना चाहिए, जिस प्रकार उसने भूल किया। लेकिन अगले ही साल देखिए, अगले ही साल 1192 में फिर से तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। वहां पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, लेकिन गौरी वो गलती नहीं करता है जो पृथ्वीराज चौहान करते हैं। गौरी इसकी हत्या कर देते हैं। जब हार गया दुश्मन तो उसको मिटा देना है। ये होता है जब राजतंत्र है, आपकी शक्ति ही आपका सब कुछ है, तो वहां आपको शक्ति बढ़ाने के लिए सामने वाले पे दया आपको नहीं करना है। अगर इस युद्ध के कारण को देखेंगे, तराइन का प्रथम युद्ध का कारण था भटिंडा, जो कि पृथ्वीराज चौहान के अंतर्गत आता था। भटिंडा किसके अंतर्गत आता था? पृथ्वीराज चौहान के अंतर्गत आता था। लेकिन यहां पर गौरी ने अटैक कर दिया और इसीलिए दोनों के बीच युद्ध हुआ। और वैसे भी उत्तर भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित करने की गौरी की महत्वाकांक्षा थी और राजपूत शासकों का प्रतिरोध तो होना ही था, और इसीलिए यह युद्ध हुआ। तो कारण में कौन सा जगह था? भटिंडा पर जो अटैक किया उस पर मोहम्मद गौरी ने अधिकार किया, इसीलिए ये युद्ध की शुरुआत हो गई। अब इस युद्ध का अगर महत्व देखेंगे तो काफी ज्यादा महत्व है। भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से काफी निर्णायक युद्ध हुआ और काफी ज्यादा इस युद्ध का महत्व है। एक प्रकार से कह सकते हैं, अगर महत्व में हम पॉइंट वाइज इसको डिस्कस करें तो यह राजपूतों की अंतिम बड़ी विजय। इसके बाद राजपूतों ने इतनी बड़ी विजय नहीं पाई, यह अंतिम बड़ी विजय मानी जाती है। इसी युद्ध के बाद गौरी की सेना रणनीति और संगठन में सुधार किया। जब वो पराजित हो गए तो उसने खुद को सुधार किया। इसका सीधा परिणाम तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में, जिसमें गौरी विजयी हुआ। अब तराइन का द्वितीय युद्ध को हम लोग देखेंगे। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, इसकी प्रमुख घटनाओं को देखेंगे। अब तराइन का द्वितीय युद्ध वही सेम जगह, सेम पैलेस जो हरियाणा में स्थित था, थानसर में, वहीं का 1192 में फिर द्वितीय तराइन का युद्ध होता है। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन बोलते हैं इसको। इस युद्ध में फिर भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है। भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इसी युद्ध के बाद उत्तर भारत में मुस्लिम सत्ता की नींव पड़ी, क्योंकि इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए। राजपूतों की हार हो गई साथी, है ना।
राजपूतों की हार हो गई और इसी हार के बाद पृथ्वीराज चौहान की हत्या भी कर दी गई, उसका मर्डर भी कर दिया गया। इसीलिए तराइन के युद्ध को भारतीय इतिहास का टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। इस युद्ध से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को यहाँ पर भी हम लोग देख लेते हैं। यह युद्ध कब हुआ? यह युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में। स्थान कहाँ था? पहले ही युद्ध की तरह तराइन, वर्तमान हरियाणा के थानेसर के पास। वही प्रतिद्वंदी, एक तरफ पृथ्वीराज चौहान तृतीय, दूसरे तरफ मोहम्मद गौरी, जो कि पृथ्वीराज चौहान दिल्ली अजमेर के शासक और ये गौड़ साम्राज्य के शासक। परिणाम उलट गया, इसमें परिणाम उलट गया। वहां पृथ्वीराज चौहान जीते थे, यहाँ मोहम्मद गौरी की जीत हुई। और इसने पृथ्वीराज चौहान ने जो गलती की थी वो गलती नहीं की। इसने पृथ्वीराज चौहान को जिंदा नहीं छोड़ा और इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान की यहाँ पर हत्या कर दी गई। युद्ध का परिणाम को समझते हैं एक एक करके। पृथ्वीराज चौहान की यहाँ पर हार हुई, पराजय हुई, राजपूतों की पराजय हुई और यहाँ मोहम्मद गौरी का निर्णायक विजय हुआ। पृथ्वीराज चौहान पकड़े गए और बाद में मार दिए गए। राजपूत शक्ति का यहाँ से राजनीतिक पतन हो गया। अब कोई भी राजपूत शक्ति इतनी शक्तिशाली नहीं रही जो कि गौरी को टक्कर दे सकी, है ना। अब गौरी का विजय का कुछ कारण है, उसको समझिए आप एक एक पॉइंट करके। गौरी क्यों विजयी हुई? गौरी का जो युद्ध का रणनीति था वो पृथ्वीराज चौहान से बेहतर था। वो अच्छा से तैयारी करके आया था। वह घुड़सवार सेना का ज्यादा उसने प्रयोग किया। तुर्की तीरंदाज जो थे ना वो काफी ज्यादा कह सकते हैं तेज थे और इसके कारण युद्ध में वो अग्रणी रहे। इसके अलावे उसने कुछ छल का भी काम किया और कहा जाता है कि छल नीति उसकी काफी प्रभावी रही। इसमें उसने क्या किया ना, युद्ध में बहाना, झूठ मूठ का कि पीछे हम डर रहे हैं और पीछे हटते गए और इसके कारण राजपूतों की सेना को वो अपने एरिया में ले गए और कहा जाता है कि उसने बीच में गड्ढा खाई बना के रखा था और वहां पे राजपूत सेना उसमें गिर गई और ये लोग पीछे हटने का नाटक करते रहे और अचानक से फिर घूमकर पीछे से अटैक कर दिया धोखे से, यानी धोखे का सहारा लिया और राजपूत सेना को खूब थकाया और यानी छल के माध्यम से ये जीतने में सफल रहे। राजपूतों की भी कुछ कमजोरियां थी। अब राजपूतों की कोई केंद्रीय सेना थी नहीं, उसकी सेना सामंतों पर थी। यानी जब सामंती सेना रहेगी, अलग अलग जगहों से वो सेना आएगी, उसमें आपसी समन्वय का कमी था। निश्चित रूप से आपसी समन्वय का कमी रहेगा। जबकि गौरी की पूरी सेना एक सेनापति का अधीन था, जबकि राजपूतों की सेना अलग अलग सामंतों के अधीन था। इसके युद्ध के तरीके भी पुराने थे, हाथी और सेना, भारी सेना, बस इनका मुख्य युद्ध का रणनीति था। जबकि यहाँ पर घोड़े से तीरंदाजी हो गया, छल की नीति अपनाना, इन सभी कार्यों के कारण ये मोहम्मद गौरी सफल रहे। अब इस युद्ध का परिणाम देखिए, परिणाम जिसने भारत के इतिहास को बदल दिया। जी हाँ, ऐतिहासिक महत्व में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। मोहम्मद गौरी की अगर नहीं जीतते तो क्या दिल्ली सल्तनत स्थापित होता? बिल्कुल नहीं, दिल्ली सल्तनत की स्थापना नहीं होती और यहाँ पर इस्लामिक सत्ता की स्थापना नहीं हो पाती। भारत में एक प्रकार से कह सकते हैं पहली बार तुर्क शासन की शुरुआत हो गई और कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का कार्यभार सौंप दिया। किसने? मोहम्मद गौरी ने। भारत में तुर्क शासन की शुरुआत हुई। अभी भी कुछ शक्तियां थी जो कि मोहम्मद गौरी को टक्कर दे रही थी। वो थे कन्नौज के शासक चंदावर। अब इसने चंदावर पर अटैक करने का प्रयास किया, कन्नौज के शासक पर अटैक करने का प्रयास किया और उसके साथ चंदावर का युद्ध लड़ा। ठीक है, कन्नौज के शासक कौन थे? जयचंद, है ना। जब युद्ध जहां हुआ था वो जगह था चंदावर, जयचंद, याद रखिएगा। कन्नौज के शासक जयचंद। चंदावर का युद्ध किससे हुआ? कन्नौज के शासक जयचंद से। और चंदावर का युद्ध इसलिए बोलते हैं क्योंकि जहां पर युद्ध हुआ उस जगह का नाम है चंदावर और वो युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में। अब गौरी का पहला जो कह सकते हैं और अंतिम शत्रु जो थे वो थे जयचंद। अंतिम महत्वपूर्ण राजपूत शासक, इस पे उसने अटैक करने का निर्णय लिया और जयचंद और गौरी के बीच चंदावर का युद्ध हुआ और भारतीय इतिहास का निर्णायक युद्ध था जिसने गंगा यमुना दोआब में तुर्क सत्ता की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर दिया। ठीक है, अब ये गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में भी अपनी सत्ता बढ़ाने में सफल रहे। अब इस युद्ध से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को जानिए।
चंदावर का युद्ध कब हुआ? तो 1194 में, 1194 में हुआ। तराइन का हुआ 1191, 1192 में, और ये हुआ 1194 में। स्थान चंदावर, वर्तमान फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश। चंदावर वर्तमान में कहाँ है? फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में। और यह युद्ध हुआ था यमुना नदी के तट पर। क्लियर है? चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो जयचंद जो कि कन्नौज के शासक थे, गढ़वाल वंश के शासक थे, और मोहम्मद गोरी से। चंदावर का युद्ध कब हुआ? 1194 में। किसके किसके बीच? जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच। जयचंद कौन थे? कन्नौज के गढ़वाल वंश के शासक थे। स्थान कहां पर? चंदावर। चंदावर अभी कहाँ है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहा? फिरोजाबाद में। किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था। और यहां पर भी परिणाम यही हुआ कि राजा जयचंद जो है ना वो युद्ध में हारे गए। राजा जयचंद युद्ध में हारे गए। राजा जयचंद की पराजय हुई और उसकी मृत्यु हो गई। मोहम्मद गोरी की निर्णायक यहाँ पर विजय हुई। युद्ध में जयचंद मारे गए। कन्नौज गोरी के अधीन आ गया। यानी कह सकते हैं अब सभी बड़े बड़े भारतीय कह सकते हिंदू के जो राजा थे सभी वो हार चुके थे। और जो धार्मिक संस्थान थे, धार्मिक स्थान थे, वहां पर एक प्रकार से कह सकते हैं इस्लामिक सत्ता स्थापित हो चुकी थी। क्योंकि आप जानते हैं कन्नौज एक धार्मिक शहर है, वहां पर अधिकार होना, गंगा घाटी है ना, गंगा यमुना दोआब पर अधिकार हो जाना, दिल्ली के विस्तार की नींव तो उसने कही थी। साथ ही प्रमुख धार्मिक स्थल से बनारस हो गया, कन्नौज है ना, ये सभी धार्मिक रूप से काफी महत्वपूर्ण स्थल थे हिंदू धर्म के लिए। उन सभी शहरों पर इस्लामिक सत्ता की यहाँ पर स्थापना हो चुकी थी। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि गोरी ने प्रत्यक्ष शासन नहीं किया, यहाँ पे कभी भी वो गद्दी पे नहीं बैठे, उसने अप्रत्यक्ष रूप से शासन किया। क्यों किया? तो गोरी के का इसके पीछे उद्देश्य था। उद्देश्य ये था कि वो क्या चाहते थे, गोरी का मुख्य ध्यान मध्य एशिया पर था, भारत को, इसीलिए उसने अपने दासों के हवाले कर दिया। गोरी का अपना कोई उत्तराधिकार के लिए पुत्र नहीं था, इसीलिए गोरी ने अपने दासों पर यहाँ दायित्व सौंप दिया और उन सेनापतियों के हवाले कर दिया भारत में जीते गए क्षेत्रों को। और उसने अपना फोकस कहाँ किया? मध्य एशिया में। इसलिए गोरी यहाँ पर शासक कभी नहीं बने, उसने अपने दासों को नियुक्त किया। इसमें सबसे प्रमुख दास थे कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, और इन्हीं के नेतृत्व में आगे चलकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। और यही कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के पहले शासक, गुलाम वंश के पहले शासक बनते हैं। इसके नेतृत्व में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। तो अगला क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के बारे में जानेंगे। और अभी हम लोग थोड़ा सा ये देख लीजिए आखिर मोहम्मद गोरी का क्या हुआ। क्योंकि मोहम्मद गोरी के बारे में कहा जाता है कि उसको फिर खोखरों ने अटैक किया। उस पर खोखर एक जनजाति है, उसके साथ युद्ध में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई 1206 में। 1206 ईस्वी में धामिक झेलम नदी के पास एक जगह है जहां पर खोखर जनजाति के द्वारा मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी जाती है। इसका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उसका साम्राज्य दासों ने चलाया। और कुतुबुद्दीन ऐबक उसका एक बहुत ही विश्वसनीय दास था और उसके ही नेतृत्व में यहाँ पर एक प्रकार से कहते हैं मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई। ऐतिहासिक महत्व को फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या रहा मोहम्मद गोरी के अभियान के? तो भारत में मुस्लिम शासन की अस्थायी स्थापना हुई, दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी और भारतीय प्रशासन, सेना और समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि जेपीएससी जेड की तैयारी करें, जेपीएससी जेड की तैयारी करें, और अगर आपका विषय इतिहास है या पेपर 1 की तैयारी करना हो या पेपर 2 में और भी कोई विषय की तैयारी, सोशियोलॉजी की तैयारी करनी हो, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे सारे क्लासेस चल रही है और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसको क्लिक कीजिएगा, आपको क्या होगा, हमारा ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड जब हो जाएगा तो आपको स्टोर सेक्शन पे जाना है, स्टोर सेक्शन पे, और वहां पर फिर आपको कोर्सेज दिखने लगेंगे। सभी कोर्सेज जो भी वहां पर चल रही है आपको सभी कोर्सेज दिखने लगेंगे। ठीक है, सभी कोर्सेज, कौन कौन से कोर्सेज दिखेंगे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आपके मोबाइल पर किस प्रकार कोर्सेज दिखेगी। वहां पर अगर आपको पेपर 1 की तैयारी करना हो या पेपर 2, दोनों की क्लासेस चल रही है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की क्लासेस चल रही है। आप जिसमें चाहे अपना
रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन किस प्रकार करेंगे आप ऐप पर, इसका मैं पूरा आपको प्रोसेस बता देता हूँ। ठीक है, रजिस्ट्रेशन किस प्रकार आपका होगा वो पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। तो देखिए, अगर आप ऐप डाउनलोड करेंगे ना, आपको इस प्रकार कोर्सेज वहां पे हमारा दिख जाएगा। यहाँ पर देखिए, आपके लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर एग्जाम फाइटर नंबर 1 जिस प्रकार लिखा है डिटेल में ना, इसी प्रकार गूगल प्ले स्टोर में भी आप लिखेंगे ना एग्जाम फाइटर नंबर 1 तो हमारा ऐप आ जाएगा। यहाँ पे लगभग 20 कोर्सेज चल रहे हैं ना, 20 प्रकार के अलग अलग कोर्सेज चल रहे हैं। इसमें आप देखिए, आपको नीचे जाना है, यहाँ व्यू ऑल कोर्सेज में कीजिएगा तो आपका नीचे ओपन हो जाएगा। व्यू ऑल कोर्सेज कीजिए, ओपन हो गया। इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे और देखिए जेट से जुड़ी हुई क्लासेस यहाँ पर है ना, यहाँ पर आपको जेट से जेपीएससी जेट से जुड़ी हुई क्लासेस आपको दिख रही है। कौन कौन सी क्लासेस चल रही है, तो देखिए पेपर 1 सभी के लिए कंपलसरी है, इसके लिए क्लासेस चल रही है। पेपर 2 इतिहास जिसका उसके लिए क्लासेस चल रही है। पेपर 2 सोशियोलॉजी जिसके लिए वो भी क्लासेस चल रही है। आपको जिसमें भी एडमिशन लेना आप ले सकते हैं, एडमिशन चालू है और क्लासेस चल रही है शानदार तरीके से, जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस भी मिल जाएगा, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेगा वीडियो, और पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा और प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर एक नंबर दे देता हूँ 7541840154। इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा। आप क्लासेस से जुड़ी हुई या एडमिशन में कहीं तकलीफ हो, कोई समस्या हो तो उससे जुड़ी हुई सारी जानकारी मिल जाएगी साथियों। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ नए क्लासेस में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।